और इसका एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, और एचसीएफ कितना आया था? 288। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकाला था ना हमने यहाँ पर, और हमको निकालना है एचसीएफ। तो ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन से? 32 इंटू 36। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, 288 इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू 32 इंटू 36। सो एच सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 288। डिवाइड करो जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है? 4। ओके, ठीक है। सो आंसर आएगा 4। हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पूछ रहा है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नंबर, ये एनसीईआरटी में ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कैसे पता चला कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 15 कॉमन निकाल सकते हैं हम इसमें से। क्लियर हुआ है ये चीज? फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। बोल रहे थे इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है? इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पी आपको ये दिया है, क्यू आपको ये दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ दिस पी एंड क्यू क्या होगा? तो हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। ए कॉमन फैक्टर, उसकी बड़ी पावर क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर। फिर बी, बी में बड़ी पावर कौन सी? बी स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर एचसीएफ पूछा होता तो आंसर क्या होता? ए बी। तो ए और बी में जो छोटी पावर है उसके साथ टर्म्स को लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन दिए थे इस चैप्टर से, रियल नंबर से। मिस हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? ओके, हाँ ठीक है, इधर पे ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है गुंजेश? क्वेश्चन पढ़। पढ़। क्या हो रहा है? दोनों को पनिशमेंट दे दूंगा, बता रहा हूं मैं। हम्म। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स का काउंट दिया हुआ है। हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट्स है? 60। इंग्लिश में कितने पार्टिसिपेंट्स है? 84। और मैथमेटिक्स के कितने पार्टिसिपेंट्स है? 108। ये डेटा आपको दिया हुआ है क्लियर क्वेश्चन में। अब आते हैं फर्दर, क्या फाइंड करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodated in each room। मतलब क्या बोल रहा है? हर रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होना चाहिए और एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब आपको क्या निकालना है? आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तीनों का, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कौन से तीन नंबर्स थे हमारे पास इसमें डेटा में? 60, 84 एंड 108। तो पिछली क्लास में तो हमने ये देख लिया था कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो उसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोल रहे हैं? 12। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 12, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और 12 9 जा 108। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 12 आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? चलो सोचो। और कोई? हम्म। सॉल्यूशन मत देखना, खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आप किस पे टिक करोगे? ऑप्शन मुझे बताओ। तो कुछ लॉजिकल तुक्का लगाएगा या ऐसे ही?
हाँ तो वही थोड़ा दिमाग लगा के बता क्या आंसर होगा। हाँ इसने एक बताया, और किसी का कुछ? ओके, देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 12, एक रूम में कितने स्टूडेंट होंगे? 12 स्टूडेंट होंगे। जो एचसीएफ निकला वो क्या बता रहा है? एक रूम में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब एक रूम में 12 स्टूडेंट होंगे। तो इस वाले ग्रुप के लिए कितने रूम लगेंगे? 5 रूम। इस वाले ग्रुप के लिए कितने रूम लगेंगे? 7। और इस वाले के लिए कितने लगेंगे? 9। तो तीनों को ऐड कर दो, 5 + 7 + 9 मतलब क्या हो जाएगा? 21। तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? 21। समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन तीनों का क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। एक्चुअली इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, बट मेरे ख्याल से वो डिलीट हो गया है क्या तुम लोगों के में? डिलीटेड है या एक बार मैं बता देता हूँ वो फॉर्मूला। 3 नंबर्स वाला फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, बट वो एक्चुअली डिलीट हो चुका था। एक बार अगर आपको देखना है मैं आपको बता देता हूँ। अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, वो कहां पर है मैं बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 19 में आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में चेक करना। नहीं है क्या बुक? ओके, चलो इसमें देख लो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक्चुअली वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ेगी नहीं यार, है ना? 3 वाले के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है ना। तो हमने यहाँ पर तो क्या निकाल के रखा था फर्स्ट पार्ट में, इस जगह पे एचसीएफ निकाल लिया था। एचसीएफ कितना आया था यहाँ पर? 12। थर्ड पार्ट में आप क्या निकाल लोगे? उसका एलसीएम निकाल लोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला ये है, अगर कोई 3 नंबर्स है तो उनका एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ गिवन है, तो ये फॉर्मूला है। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर एंड एचसीएफ ऑफ पी आर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ज्यादातर इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मैंने यूजुअली नहीं देखे कोई भी प्रीवियस ईयर में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पर। अगर याद रखना है तो सिंपल है, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई भी दो दो का कॉम्बिनेशन लेके एचसीएफ लगाना है। वैसे ही एलसीएम के लिए भी सेम चीज होगी। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो तीनों नंबर का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों का एलसीएम, फिर कोई भी दो का एलसीएम लेके 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, बट रेयर है, बहुत कम चांसेस है उसके क्वेश्चन आए। फिर नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 102 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल है। हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के वर्ड केस स्टडी प्रॉब्लम्स देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है the below picture are few natural examples of parabolic shape which is represented by quadratic polynomials. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load, and so can be found in bridges and in architecture इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। तो पैराबोला एक्चुअली, पैराबोला जो होता है वो एक कर्व होता है, ग्राफ होता है, और वो एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप में। अब उसके डिटेल में अभी हम बाद में जाएंगे, अभी तो उतने जरूरत है नहीं। पैराबोला जो है उसका यूज या एप्लीकेशन जो है आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी लोड कैपेसिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो करती है जिसमें बेस्ट लोड कैपेसिटी होती है। तो ये डिटेल्स दी हुई थी। अब क्वेश्चन है,
In the standard form of quadratic equation, this A, B, and C, where all are real number, all are rational number, A is non-zero real number, and B, C are any real number, all are integer. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। क्लियर? फिर उसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज डिफाइंड लाइक दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ट्रू? डी इज इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है, if alpha and 1 upon alpha are the zeros of this quadratic polynomial, then the value of k is, तो k की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा ये उसके जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं। तो आपको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a, तो ये लिख देते हैं। अब यहां पर बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो बीटा की जगह हमने 1 अपॉन अल्फा लिख दिया। और c की वैल्यू, c मतलब बिना x वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 8k, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू क्या है 2, ये पुट कर दो। तो 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 4k, और इधर पे अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। मैं अभी तो आंसर कर लेते हो, लेकिन जब मैं टेस्ट में देता हूं तो कई बच्चे इसको गलत बना देते हैं, मैं देखा हूं। और एक और चीज मैंने जो एपी के टेस्ट पेपर में देखी, उसमें क्वेश्चन था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज, ये स्टेटमेंट है। तो ज्यादातर लोगों ने S4 और S8 का सम ले लिया है। क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़ो। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, अगर ऐसा लिखा है, फर्स्ट 4 का मतलब 1 से लेके 4 का सम, फर्स्ट 8 मतलब 1 से लेके 8 का सम, अगर ऐसा लिखा है तब S4 S8 लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ, तो वो सिर्फ फोर्थ टर्म की और सिर्फ एट्थ टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों की वो गलती हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखो, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, इसका आंसर बताओ। The graph of this equation intersect x-axis at two distinct points, touches x-axis at a point, neither touches nor intersect x-axis, neither touches nor either touches or intersect x-axis। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ। ऑनलाइन में कोई बच्चा आंसर करना चाह रहा है तो बताओ, सोचो ना तो उसको। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप क्या, कौन सा आंसर अटेम्प्ट करोगे, ये बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी। ओके, और कोई? हम्म, तो इधर पे ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है एक्चुअली, इधर समझो उसके लिए ध्यान से। आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन आंसर कैसे, वो कौन सा करेक्ट होगा वो कैसे पता चलेगा, समझो। देखो, अभी मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस, 2 जीरोस होंगे। लेकिन वो मैक्सिमम 2 जीरोस है, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरोस। लेकिन हो सकता है एक ही जीरो हो जो रिपीट हो रहा हो 2 बार, ये भी केस बताया था। और या ये भी कंडीशन हो सकती कि एक भी जीरो ना निकले, या एक भी रियल रूट ना निकले। क्योंकि हमने जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो हमने 3 केसेस पढ़े थे ना, डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल, समझ में आया? और जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो जो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो इस तरह का बनता है, जो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। जब डी इज इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड अनइक्वल वाले केस में, रियल एंड अनइक्वल, और जब इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो इस तरह से टच करता है एक पॉइंट पे।
ठीक है, तो आपके जीरोस जो होते हैं वो दो मिलेंगे और सेम मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, लेस देन जीरो हो जाती है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली इसको कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। हम लिखते हैं ना नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। आप ऐसे ही समझ सकते हो, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं। बताओ कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, वन को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट माइनस वन। कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना, तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता है, वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और ऐसे केसेस में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करता। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। क्लियर ये चीज? और अगर मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन दे दे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर ऐसा आ रहा है जिसमें डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन ए। क्लियर ये क्वेश्चन सबको? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इसको ट्राई करो, अटेम्प्ट करो इसको। फिफ्थ पार्ट, if the sum of the roots is minus p and product of roots is minus 1 upon p, then the quadratic equation is। तो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स लेते हैं, उसकी वैल्यू माइनस पी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, और वो है माइनस वन अपॉन पी। तो आपको पूछ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? तो फॉर्मूला क्या होता था? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता था। इज इक्वल टू जीरो कर दो, चलेगा, इक्वेशन बना लो, बाद में उसको पॉलिनोमियल लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन अपॉन पी इज इक्वल्स टू जीरो। पी पी से इसमें अच्छा के टर्म्स में दिया ना, के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ठीक है, रहने दो ऐसे ही। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन होल, नहीं ये पी स्क्वायर हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो अपॉन में वन, अपॉन में वन है, पी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल बनाना रहता है तो बस इक्वल टू जीरो को हटा देते और कुछ नहीं करते। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये जो वन अपॉन पी है उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, के कंसीडर कर सकते हैं, और जो बच गया पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहां पर, देखो ऑप्शन सी। ये अच्छा, इसमें डायरेक्टली यहीं पर छोड़ दिया है क्या उसने? ओके, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, यहीं पर आंसर को छोड़ दिया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कहां तक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। हटा दो फिर इस सॉल्यूशन को पूरा। ओके, ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। एन आसना इज ए बॉडी posture originally and still a general term for sitting meditation pose and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting, and balancing pose. In the figure, one can observe the pose can be related to the representation of quadratic polynomial। ठीक है, तो इसमें बस ना आखिरी की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसे ही है। ये जो डिफरेंट पोस्चर है योगा के, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि अगर आप इस वाले पोस्चर को देखोगे, तो ये पोस्चर क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये वाला पोस्चर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये पोस्चर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये बता रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे, एक और ग्राफ दिया हुआ है आपको यहां पर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या लिखा है, द शेप ऑफ पोज शोन आर, शेप कौन से फॉर्म में है, पैराबोला, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड ईफ, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड साइड पे कब ओपन होता है, कौन से केस में ओपन होता है, ये पूछ रहा है। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कौन से केस होगी, नेगेटिव होगी, ओके। और कोई, और कोई, कौन से तरफ फेस करेगा पूछ रहे हैं ना, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स। देखो इसके लिए ना मैं आपको कुछ कुछ कंसेप्ट यहां पर बता देता हूं। पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसके मैं कुछ शेप्स आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। आप लोग ड्रॉ कर लो, हो सकता है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। पैराबोला के स्टैंडर्ड 4 इक्वेशंस होते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, जब हम ये कंसिडरेशन करते हैं। पहला जो केस होता है जब पैराबोला फेस करता है टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होती है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करता है इस तरह से, तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये दो केस हो गए। और रिमेनिंग जो दो केस बनेंगे पैराबोला के, जब वो पैराबोला अपवर्ड फेस करेगा और डाउनवर्ड फेस करेगा। तो जब अपवर्ड फेस करेगा तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और दूसरा डाउनवर्ड फेस करेगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। इन सबको नोट डाउन कर लो, ये यूजफुल है, ये काम आएंगे आपके। नोट डाउन कर लिया, ओके। अब यहां पर ध्यान से समझना, हमारे लिए जो पैराबोला की कंडीशन है, यहां पर y का मतलब वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर मतलब पॉलिनोमियल का वो जो फंक्शन है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर p ऑफ x जो है ये एक्चुअल में y होता है, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पॉलिनोमियल का, तो y एक्सिस पे p ऑफ x होता है और x एक्सिस पे क्या होता है x की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आ जाएगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अभी मैंने ये आपको जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताए, नीचे वाले दो पहले ध्यान रखो, ऊपर वाले दो ज्यादा यूज नहीं होंगे आपके केस में, नीचे वाले दो ध्यान में रखना। इस इक्वेशन को देखो, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझो। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से जो y है उसकी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4a। क्या ये समझ में है? तो x कोई भी रियल नंबर है, उसकी जब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे मतलब वो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाय 4a, a हमेशा एक पॉजिटिव यहां पर कंसीडर करते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए पैराबोला का फेस किस तरफ है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। समझ में है? जब हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन -4a। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब पैराबोला जो है y की जो वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी मतलब फेस क्या होगा उसका, डाउनवर्ड होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर इस सिचुएशन से समझते जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, यहां पर y की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, हमारे पास ये वाला अगर कंडीशन नहीं है हम कंसीडर करते हैं, ये भी नहीं है, तो ये एक सिंपल पैराबोला हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सिंगल टर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो तब पैराबोला डाउनवर्ड कब फेस करेगा, डाउनवर्ड कब ओपन होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में है कि नहीं इस कंडीशन से? तो सिंपल है, आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझना है कि ये इसका फेस किस तरफ ओपन होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा। क्लियर ये चीज? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना, इन द ग्राफ। अब ये ग्राफ के ऊपर डिस्कशन है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, इसमें कितने जीरोस है। तो ग्राफ जो है उसमें ये कर्व लाइन को, इस
ये कर्व जो है एक्स एक्सिस वाली लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए 2 जीरोस, और वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं? -2 और +4, जहां पर वो कट कर रहा है। नेक्स्ट है द 2 जीरोस ऑफ, सेम चीज पूछा है क्या? द 2 जीरोस ऑफ द अबो ग्राफ, तो ये ऑप्शन आएगा बी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बाद ये है द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस कौन से हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें कौन सा पेयर जो है इसके जीरोस हैं ये पूछ रहा है। हाँ, तो इसमें हमारे पास अलग अलग अप्रोच होती है जब हमारे पास ऑप्शन दिया होता है। पहला तो वो ट्रेडिशनल मेथड की फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फिर उसके बाद दो फैक्टर से 2 जीरो निकालो, लेकिन कई बार वो लेंदी हो जाता है मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप वैल्यू को पुट कर करके चेक कर लो कौन सी वैल्यू पे जीरो आ रहा है, कभी वो भी इजी हो जाता है। तीसरा मेथड आप वो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी चेक कर सकते हो, तो जो आपको सूटेबल लग रहा है उससे कर लो। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अप्रोच मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में बेटर होगी, ज्यादा इजी होगी। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो b की वैल्यू देखो क्या है 5, तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 4√3। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इसको आगे हो सकता है और सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े, या तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2√3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 4√3। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर √3 कट गया, 2 1 सा 2 2 सा, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आए? हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ये बड़ा आसान दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इजी दिख रही है, तो हम एक काम करते हैं, जो दो जीरो दिए हुए मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। पहला ऑप्शन तो तुरंत कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। ऑप्शन डी भी तुरंत कट गया, तो ये भी नहीं आएगा। अब बच गया बी और सी। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -1/2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1/2 आएगा, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट है, तो दोनों का एडिशन करके देखते हैं। तो एडिशन करेंगे तो -2/√3 प्लस √3/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। ऊपर का -2 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो √3 क्या हो जाएगा 3। समझ में आए? तो ये कितना हो जाएगा -8 + 3 डिवाइडेड बाय 4√3। तो आंसर आएगा -5/4√3। क्लियर? तो ये आ रहा है, मैच कर रहा है इससे, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको अलग अलग तरीके से सोचने पड़ेंगे। क्या वो नहीं है समझ में आदित्य? क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें पॉलिनोमियल से? और है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान देना। बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ ए स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट, हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो। Even though an athlete dribble the ball in both sports, a basketball player uses his hands and soccer player uses his feet. Usually, soccer is played outdoor on a large field, and basketball is played indoor on a court and made up of wood. The projectile of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. तो यहां पर आपको ये कुछ पैराबोलिक शेप में प्रोजेक्शन शो कर रहा है। एक प्रोजेक्शन तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन, और दूसरा प्रोजेक्शन आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? द शेप ऑफ पाथ ट्रेस्ड शोन इज, तो कौन सा है शेप ऑफ पाथ? पैराबोला। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही बोल दिया है उसने ना, इसका जो प्रोजेक्शन है वो पैराबोलिक शेप में। तो कई बार क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको आंसर वैसे दिख जाएगा। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स,
कौन से केस में? जब a की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। नहीं, अगर a की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो उस ऑप्शन तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं ना, कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड पार्ट 3, 4, 5, ट्राई करो इसको। Observes the graph and answer in the above graph how many zeros are there. So कितने zeros होंगे? 3 zeros, because 3 पॉइंट्स पे ये सॉरी 1, 2 और ये 3, 3 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे। वो जीरोस कौन कौन से? -3, -1 एंड 2। ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग इन द ग्राफ? अच्छा, अब यहां पर इस क्वेश्चन में ना वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया, फॉर्मुलेशन का। तो उसको एक बार मैं लिखवा दूं। वो डिलीट हो गया कि है? एक बार डिलीटेड है तो फिर छोड़ दो उसको, स्किप करो, एडिशनल चीजें मत पढ़ो। फिर जिस किसी को पढ़ना होगा बता देना, अलग से बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं अब आगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस स्टडी, चैप्टर 3। क्या लिखा हुआ है? अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। The design and the measurement has been made such that the area of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter. ओके, तो ये डेटा याद रखना। वैसे तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लेआउट है उसके हाउस का, और ये 2 बेडरूम्स और किचन को मिला के जो टोटल एरिया है वो कितना लिखा हुआ था? 95 स्क्वायर मीटर ये एरिया है, 2 बेडरूम और किचन को मिला के। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन आर। तो इस सिचुएशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? हम्म, क्या होगा बताओ? हम्म, देखो, यहां पर आपको एक कंडीशन तो उसने डायरेक्टली दे दी है कि बेडरूम और किचन को मिला के जो एरिया है वो कितना है? 95। तो एक बेडरूम का एरिया कितना है वो देखते हैं। तो बेडरूम की लेंथ कितनी है? x। बेडरूम की विड्थ कितनी है? 5x, 5। तो एरिया कितना हो जाएगा बेडरूम का? 5x। क्या ये क्लियर है? दूसरे वाले बेडरूम का भी एरिया सेम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लेंथ सेम है, ब्रेड भी सेम है, तो उसका एरिया भी कितना होगा? 5x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +5x। ठीक है। किचन का एरिया कितना होगा? तो किचन की ब्रेड्थ है y और लेंथ कितनी है? 5। तो किचन का एरिया क्या हो जाएगा? 5y, तो +5y। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 95। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x + 5y इज इक्वल्स टू 95। 5 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? x प्लस, नहीं x नहीं, क्या आएगा? 2x। 2x + y इज इक्वल्स टू 95। 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा तो 2x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, मतलब 19 आएगा, है ना? तो यहां पर एक इक्वेशन आ गई, 2x + y इज इक्वल टू 19। अब इसके बाद और दूसरी कोई स्टेटमेंट तो दी नहीं है यहां पर, सिर्फ ये लेआउट दे दिया है। तो क्या इस लेआउट को यूज करके हम कोई दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं? तो इस लेआउट में उसका जो पूरा प्लॉट है या जो पूरा हाउस है उसके डायमेंशन मेजर है दिए हुए। तो इसके डायमेंशन समझते हैं। इसका डायमेंशन क्या है यहां पर? अच्छा, उस यहां पर देखो, ये वाली जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 15। और ये वाली टोटल लेंथ भी कितनी होगी? 15। समझ में है कि नहीं? क्योंकि यहां से यहां की जो लेंथ है, यहां से यहां की सेम लेंथ होगी। मतलब x + 2 + y, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल होगा। मतलब x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। समझ में है? तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट इज।
द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट इज, मान लो ये उसका घर है, ये चारों तरफ उसने बाउंड्री वॉल बना के रखी, तो इस बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी होगी ये पूछ रहा है। समझ में? तो इधर 15 है, इधर 15 है, मतलब कितना हो गया 30। इधर पे कितना होगा 12, 12 और ये 12, 12 12 24, 24 प्लस 30 मतलब कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट इज। तो आपको बेडरूम का एरिया और किचन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स और वाई के ऊपर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स और वाई। उसके लिए आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले तो ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, ये वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। डायरेक्टली कर दूं क्या मैं? 2x माइनस एक्स क्या बच जाएगा? x। और ये y तो कट जाएगा। 19 माइनस 13 मतलब क्या आ जाएगा? 6। समझ गए? तो x की वैल्यू आएगी 6। x की वैल्यू 6 रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 5 कौन बोल रहा है? इसीलिए गलत करता है। y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। ठीक है, x और y मिल गया। बेडरूम जो है उसका एरिया कितना होगा? तो 6 इंटू 5, 6 5 मतलब 30। और किचन का एरिया कितना होगा? 7 5 मतलब 35। तो 30 और 35 मतलब ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या लिखा है? द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट इज। तो ये लिविंग रूम आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन आपको उसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, फिर उसके बाद एरिया निकालना है। तो दो रेक्टेंगल में कैसे डिवाइड होगा? उसके लिए आप क्या करोगे? इस तरह से एक लाइन ज्वाइन कर दो। तो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ये हो गया। इसका एरिया कितना आएगा? तो देखो 2 + 7 मतलब ये हो गया 2 + 7 मतलब 9 इंटू ये कितना हो गया 7, 9/7 63, 63। और ये वाले रीजन का कितना आ जाएगा? तो इसकी लेंथ है x, x मतलब 5 है, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5/2 का है, 5/2 मतलब 10, 10 + 63 मतलब आंसर आएगा 73। कुछ गलत किया गया? हाँ, अच्छा x 6 है क्या? मैंने 5 लिख दिया, ओके सॉरी। 6 2 जा 12, 12 और ये 63 मतलब ये आएगा 75। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें फिफ्थ पार्ट। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज। तो आपको यहां पर रेट दिया हुआ है और टाइल्स लगाने का टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। तो किचन का एरिया कितना आया था? किचन का एरिया कितना आया था? 35। उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 50 कितना आ रहा है? बुक से देख के मत बताओ यार उसने। ओके, बाकी लोगों ने किया? देख लेना इसको। ठीक है, रेट और एरिया को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये ओरिजिनली तो व्हाइट कलर का है, तो मैंने उसको इन्वर्ट किया, ब्लैक को व्हाइट में और व्हाइट को ब्लैक में, तो इसलिए इमेज ऐसी आ गई, एक्सरे इमेज बन गई। ठीक है, वो इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन में वो रिकॉर्डिंग में व्हाइट कलर नहीं दिखता है कैमरे में ठीक से, इसलिए ब्लैक कलर ठीक से दिखता है, इसलिए मैंने वो किया। चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है? It is common that government revise travel fares from time to time based on various factors such as inflation and so on. Different types of vehicles like auto, rickshaws, taxis, radio, cab, etc. The auto charges in a city comprises of fixed charge together with the variable charge for which distance covered. Study the following situation. तो आपको याद होगा इस तरह से हमने कई क्वेश्चन पढ़े। जो टैक्सी का फेयर है, 9th में था ये वाला क्वेश्चन, जो कई बार पूछते थे बच्चे।
ठीक है, समझ में यूजुअली नहीं आता था जल्दी से। तो फिक्स चार्ज होता है और पर किलोमीटर का चार्ज होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे टोटल फेयर क्रिएट होता है। अब यहां पर अगर देखा जाए सिटी ए, हाँ हाँ ठीक है, इधर ध्यान दे, सिटी ए अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है? 75। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना पे करना पड़ रहा है? 110। ये दिया हुआ है। सिटी बी का ये फेयर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है? सिचुएशन 1 इन अ सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज दिस। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका एक्चुअली। अब क्या लिख रहा है? रेफर सिचुएशन 1 इफ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी रुपीज एक्स and the running charge be rupees y per kilometer, then the pair of linear equation representing the situation। तो अभी किसके लिए बोल रहा है? ये सिर्फ सिचुएशन 1 मतलब सिटी ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सिटी ए में अगर फिक्स्ड चार्ज x है, पर किलोमीटर चार्ज y है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले क्या हो जाएगा? x फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और पर किलोमीटर का कितना लगेगा? y लगेगा, तो प्लस 10y आ जाएगा। ये उसकी चार्जिंग होगी टोटल, और वो अमाउंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड सिचुएशन में फिक्स चार्ज सेम अमाउंट है x का, और जो पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से 15 रुपीज पर किलोमीटर, सॉरी y रुपीज पर किलोमीटर इंटू 15 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 110। तो ये बनेगी दो लीनियर इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है? अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे इज। अगर वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको y की वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है, और आपको टोटल अमाउंट, टोटल फेयर निकालना है, ठीक है। एक मिनट ना, सॉरी, y की वैल्यू नहीं दी हुई, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको x और y पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहेगा। यहां पर सब्सट्रैक्ट कर दो नीचे वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करो, तो x और x एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 15y माइनस 10y, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 5y। राइट हैंड साइड में 110 माइनस 75, तो कितना बचेगा? 35, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 7। यहां तक क्लियर? y मतलब आपका पर किलोमीटर चार्ज 7 रुपीज है। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, x आएगा। x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 5 है, तो अब 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 5 रुपीज फिक्स चार्ज तो पे करेगा, प्लस 50 किलोमीटर इंटू 7 रुपीज पर किलोमीटर का रेट लगेगा। तो 7 5 35 प्लस मतलब ये हो जाएगा 5 प्लस 350, तो आंसर आएगा 355। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबको क्लियर ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सिचुएशन 2, what will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर? तो सिचुएशन 2 में भी सेम क्वेश्चन है, पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो सिचुएशन 2 में फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देख के बताओ मुझे। क्या बनेगी? x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 91। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 145। सॉल्व करना, x और y निकालना, फिर उसके अगेन सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, इक्वेशन क्या क्या है पहले बताओ। x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 91, दूसरी x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 145। दोनों को सॉल्व करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कट जाएगा। यहां पर क्या जाएगा? -9y इज इक्वल्स टू, ये डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस, ओ सॉरी, -6y इज इक्वल्स टू -54। माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, y की वैल्यू 9 आ रही है। y की वैल्यू 9 यहां पर पुट करो, 8 9 72, 91 माइनस 72, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है?
19, ये दो वैल्यूज आ गई एक्स और वाई की। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 19 प्लस 30 इंटू 9, 270 प्लस 19 मतलब 289। ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। ठीक है, सबको क्लियर ना ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे चेक करना, अब यहां पर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सिचुएशंस। एक बार ग्राफ को एनालाइज कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 20 और 25 में। दूसरी वाली लाइन में भी इंटरसेक्टिंग है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो कुछ इक्वेशन दिए डिफरेंट है। ओके, अब क्या लिखा है, आउट ऑफ बोथ द सिटी विच ऑफ द, क्वेश्चन का है इसका, द ग्राफ ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर। अच्छा, इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली ग्राफ्स कौन कौन सी होंगी ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो हमको कुछ पॉइंट्स हमको दिखे हुए ना। यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा देखा था हमको, 19 एक्स की वैल्यू क्या आई थी 19 और वाई की वैल्यू क्या आई थी 9। तो x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 9। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो वाला ग्राफ है C वाला। ये देखो C वाला ग्राफ, जहां दोनों लाइन कट कर रहे हैं वो 19,9 वाला पॉइंट है। क्लियर हुआ ये चीज? जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको जो x और y की वैल्यू मिलती है, ग्राफिकली वो क्या बताता है, ग्राफिकली बताता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का। तो ये यहां पर से मिल रहा है। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, next, out of both the city, which one has cheaper fare? अच्छा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया होगा आई थिंक। आई थिंक सेकेंड वाला जो है ना वो बी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला सिटी ए, सेकेंड वाला सिटी बी है। ओके, तो उसको करेक्ट कर लेना। कौन सा चीपर है, सिटी ए के टैरिफ जो है वो चीपर है। एक्स और वाई की सिंपल वैल्यू को कंपेयर करके आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3। इसके बाद इस चैप्टर में कितने एमसीक्यू ये वाले हैं, ये आखिरी है ना? ओके, ये क्वेश्चन करते हैं फिर पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोर है केस स्टडी, बहुत देर क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 is deducted for every wrong answer. A student knew correct answer of some of the questions, rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. तो यहां पर ये टेबल दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अगर उसको पता है या करेक्ट आंसर देता है तो 1 मार्क मिलेगा, अगर इनकरेक्ट देता है तो 0.25 मार्क्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 90 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में टोटल उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 120। तो ये जो 120 क्वेश्चंस है इसमें कुछ करेक्ट है कुछ इनकरेक्ट है। ठीक है, जो उसके करेक्ट आंसर्स है उसको हम x ले लेते हैं, जो इनकरेक्ट है उसको क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो आपको यहीं पर मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 120। क्या ये समझ में आया सभी को? चुप, लिख सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद दूसरी सिचुएशन के लिए यहां पर ये दिया, उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 90 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 90 मार्क्स कैसे मिलेंगे, उसने जितने सही बनाए हैं, मतलब अगर x सही बनाए हैं तो उसको x मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो x इंटू 1 मतलब x मार्क्स मिलेंगे। और जो उसने गलत बनाए हैं,
तो उसके हिसाब से माइनस होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 0.25 y, क्योंकि एक गलत बनाया तो 0.25 माइनस होगा, दो गलत बनाया तो माइनस 0.5 माइनस होगा, एंड सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 90। समझ में आई ये? अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपको x और y की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आएगी देखते हैं इसमें, बताओ। सॉल्व करो इसको, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 1.25y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 1.25। फर्दर इसको आप लिख सकते हो 3000 डिवाइडेड बाय 125। डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जा रहा है बताओ। दिखा दो तेरा कैलकुलेशन, इधर सामने बैठ गुंजेश, बहुत बदमाशी कर रहा है, सामने आके बैठ जल्दी। हाँ दिखा कहां पर कैलकुलेशन किया, दिखा नोटबुक दिखा मेरे को। तेरी मैथ्स की नोटबुक का है, इसको प्रॉपरली क्यों नहीं कर रहा है? ठीक से कर। हाँ कितना आ रहा है, डिवाइड किया 20, किया कैलकुलेशन, तो क्या आ रही, y की वैल्यू 24 आ रही है। ओके, y की वैल्यू 24 आ रही है, मतलब उसने कितने आंसर गलत दिए, 24 आंसर्स गलत दिए। तो कितने आंसर सही दिए, तो y की जगह 24 पुट करो, आपको x मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 96, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर्ड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही डिड ही गेस, तो कितने गेस किए, जो इनकरेक्ट वाले हैं उसको गेस, तो ये क्या हो रहा है बी 24। If answers of all questions he attempted by guessing were wrong and uh, and answered 80 correctly, then how many marks will get? मतलब क्या बोल रहे हैं, if answer to all questions he attempted by guessing were wrong, मतलब जितना भी उसने गेस किया वो सब गलत हो गया, एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, और उसने 80 आंसर्स करेक्ट आंसर किए, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो 80 मार्क्स उसने 80 उसने करेक्ट आंसर किए, यहां पर लिख देते हैं 80 उसने करेक्ट आंसर किए हैं, तो कितने रॉन्ग आंसर किए, टोटल कितने 120 अटेम्प्ट करने थे, तो 40 उसने रॉन्ग आंसर किए, तो 40। तो राइट आंसर के लिए इसको +1 मिलेगा, तो +80। रॉन्ग आंसर के लिए -1/4 टाइम्स डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर 4 1 सा 4 10 सा, तो 80 -10 मतलब क्या आ जाएगा 70। ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड, वही पढ़ रहा हूँ क्या दोबारा, नहीं दूसरा दूसरा भी उसी टाइप का है। If answer to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions were answered correctly to score 95 marks? अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे बनेगा। उसको कितने मार्क्स मिल रहा है ये दिया हुआ है, इस पर कितने मिल रहे हैं उसको 95, तो 95 उसको मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वाज रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर आंसर्ड करेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर किए ये आपको बताना है। बताओ कैसे बनेगा, ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो किस तरह से सॉल्व करोगे फर्दर इसको। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो ट्राई करो, बताओ कैसे बनेगा। कौन कौन है ऑनलाइन में? इशिता, शौर्य, अनीश, ये कौन है, श्रुति है क्या, कृतिका, वैभव, ये लास्ट क्वेश्चन है ना इसका।
हम्म। किसी का बना? नहीं, गलत। अच्छा, ये समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन? टोटल 120 क्वेश्चन थे, उसने कुछ सही बनाए, कुछ गलत बनाए। ठीक है। टोटल उसको 95 मार्क्स मिलने चाहिए। सही बनाए तो +1, गलत बनाए तो -1/4 पर क्वेश्चन। हाँ, बताओ। बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं? ओके, ध्यान देना। देखो, अभी हमने क्या देखा था, ये टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा था। टोटल स्कोर, अगर मान लो उसने x सही बनाए हैं तो 1 × x इतना मार्क्स उसको मिलेगा। और कितना डिडक्ट होगा? 1/4 टाइम्स ऑफ y। इतना हो जाएगा, समझ में? इतना मार्क्स उसका क्या होगा? डिडक्ट होगा। क्लियर हुआ है यहां तक सबको? अब यहां पर दो अलग अननोन्स आ गए, दो अलग वेरिएबल्स आ गए, एक्स और वाई। ठीक है। तो अब और सिंगल इक्वेशन बन रही, तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन है क्या हमारे पास? है। कौन सी इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है? 120। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो रहे हैं, वो तो 120 है। जिससे कि आपको अगर इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 95। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 95 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा? 380। ये हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये वाली और दूसरी इक्वेशन जो हमने यहां पर लिखी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड कर दो दोनों को, तो इधर y y कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 5x इज इक्वल टू राइट साइड में इसका सम कितना आ जाएगा? 500। जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। क्लियर हुआ ये चीज? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और क्या है? नहीं नहीं नहीं, और कोई दूसरा तरीका? तू कैसे निकाला बता? हाँ। हाँ, नहीं नहीं, उसका लॉजिक करेक्ट है। अब बाकी लोगों को भी समझाता हूं, दूसरा लॉजिक समझो। ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना। जैसे कि मान लो उसने 90 करेक्ट किए, तो उसको कितने मिलेंगे? 90 मिलेगा। माइनस कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ रिमेनिंग। तो 120 में से 90 हटा दो तो कितने इनकरेक्ट वाले हैं? 30। स्कोर कैलकुलेट कर लो, तो ऑब्वियसली ये 90 से कम ही आएगा स्कोर उसका। समझ गए? तो पहला ऑप्शन तो वहीं हट गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में भी वही चीज हो जाएगा, 95 माइनस 1/4। और उसके कितने इनकरेक्ट वाले बच जाएंगे? 25 इनकरेक्ट वाले। समझ गए ना? क्योंकि टोटल तो 120 होना है। तो अगेन ये वाला नंबर भी 95 मार्क्स से कम आएगा, तो इसको भी कट कर दो। अब आ गया 98। तो 98 माइनस 1/4 इंटू 98 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 22। डिवाइड करके देख लो, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब 100 वाले को पुट करो, तो 100 माइनस 1/4 इंटू रॉन्ग वाले कितने हो जाएंगे? टोटल 120 है, तो 100 में माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो भी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। एमसीक्यू में ये वाला एडवांटेज उठाना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन स्कोर इज 120। ओके। तो ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हैं हम एमसी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। 3 चैप्टर के हमने किए, आगे फिर धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की इसी तरीके से करेंगे। ठीक है। अब वो कर ले, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जल्दी से अपनी बुक में ओपन करना, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। 24 में ओपन किया सबने पेज नंबर 24? सारे बेंचेस पे एक बुक तो है ना? हाँ। इसमें ना 24।
24 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर बताओ। 24 का क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समझ में आया कि नहीं? वो ग्राफ जो है ना, जितने बार टर्न ले रहा है वो क्या है एक्चुअली, उसका बताएगा, डिग्री बताएगा। और यहां पर अगर देखोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ग्राफ एक ही बार टर्निंग ले रहे हैं, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। समझ में आई ये चीज? और यहां पर वाला जो ग्राफ है वो 3 टर्निंग ले रहा है, एक्चुअली 3 बार उसके डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 18 बोला क्या मैं? ओ सॉरी। अच्छा 18 भी बना लो चलो। अच्छा 18 बोल के मैं 19 एक्सप्लेन कर रहा था क्या? ओके सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये चारों बनाओ। 1 2 3 4 ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले में से मुझे लग रहा है। तो फर्स्ट वाले में कितने जीरोस हैं? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। सेकंड वाले में 4, थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में 3 जीरोस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें तो कोई प्रीवियस ईयर दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, आगे बढ़ो। पेज नंबर 28 पे आ जाओ, पेज नंबर 28। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 28। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20। तो यहां पर -1 एंड -20। देखो इसमें भी एक चीज मैं एकदम क्लियरली बता दूं, कई बच्चे एक गलती करते हैं इन इस तरह के क्वेश्चन में। आपको ना कई बार ये दे दिया रहेगा कि सम और प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, कई बार सीधे जीरो दे दिया रहता है। समझ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आप इसको क्या लोगे? अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लोगे? अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं, अगर ऐसा लिखा है, तो उसका मतलब आप अल्फा इज इक्वल टू क्या लोगे? -1, और बीटा इज इक्वल टू क्या लोगे? -20। तो ये चीज बड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, सम और प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, और सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके जीरोस भी निकालने हैं क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। इसके जीरोस निकालने के लिए आगे क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे। किसमें स्प्लिट हो जाएगा ये? 5 और -4 में स्प्लिट होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसके बाद हाँ -5 और प्लस जीरो, जीरोस फैक्टर स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +5 -4 में, जीरोस उल्टे आएंगे उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 31। ये क्वेश्चन भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7y² -11/3y -2/3, और आपको इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो पहला काम हम ये करते हैं इसमें
कि इसमें पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 7y² माइनस यहां वाला 3 कट जाएगा तो 11y बचेगा -2, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 21y² -11y -2, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x। देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस इतना ही डिफरेंस होता है, वहां पर क्या लगा देते, इक्वल टू 0 लगा देते इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बनेगा। ओके, अब मिडिल टर्म किस में स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म ये देख के स्प्लिट करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है दोनों टर्म्स का वो कितना है, -42 है। तो आपको -11 को ऐसे स्प्लिट करना है कि -42 आना चाहिए। तो किस में स्प्लिट होगा, 42 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, 14 3 जा 42। ठीक है, अब +14 लेंगे कि -14, तो -14। तो किस में स्प्लिट होगा, -14y +3y, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद फर्स्ट पेयर ये बनेगा, सेकेंड पेयर ये बनेगा। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 7y, ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा, 3y -2। सेकेंड पेयर में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब +1, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3y -2। ओके, तो 3y-2 ये एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 7y+1, ये दो फैक्टर होंगे। अब जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो इक्वल टू 0 कर देना, जिससे आपको 3y-2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू मिल जाएगी 2/3, और उसको हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया हमारा एक जीरो। अब दूसरा जीरो निकालने के लिए दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करो, तो ये हो जाएगा 7y+1 इज इक्वल टू 0, जिससे 7y इज इक्वल टू -1 आएगा, और y की वैल्यू -1/7 आएगी, जिससे आपको बीटा मिल जाएगा -1/7, ये आ जाएगी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा और बीटा निकल गया, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, क्या होता है रिलेशनशिप बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करने जा रहे हो तो दोनों पार्ट को इक्वल लेते हुए पहले से सॉल्व मत करना। ठीक है, आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, जैसे अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/3 प्लस ये हो जाएगा -1/7। सॉल्व करोगे तो 2/3 -1/7, एलसीएम आ जाएगा 21। 3 7 जा 21, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 3 जा तो ये आ जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 11/21। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा निकालो -b/a की वैल्यू, तो माइनस बी की वैल्यू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो बी की वैल्यू कितनी है, -11, तो -11/21, तो आंसर 11/21 आया। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ। सिमिलरली दूसरा वाला भी कर लोगे, बड़ा इजी है। मल्टीप्लाई करो -2/21, और देखो c/a -2/21 आ रहा है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसके इमीडिएटली बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 31। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हटा दूं मैं, चलो सॉल्व करो जल्दी से वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 2019 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 31 में आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन करना, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। एक बार ट्राई करो, एक मिनट को ये आया, मैं मिल के आ रहा हूँ। ठीक है, जिज्ञांश नहीं है ना?
ओके, सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, ये दिया हुआ है। और आपको क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, हम दो चीजें निकाल सकते हैं यहां पर डायरेक्टली बिना सॉल्व किए। मतलब एक तो तरीका है कि सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालो, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो जाए और अल्फा बीटा निकल जाए, हर बार नहीं निकलता। तो हम क्या निकाल सकते हैं बिना सॉल्यूशन के, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के, 4 आएगी, माइनस बी बाय ए, तो -4/1, तो ये आ जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी बाय ए, 3/1, तो वो कितना आएगा 3। ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब देखो इसको हम इस टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्योंकि वो दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो हमने कॉमन निकाला। जब हमने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, बीटा स्क्वायर तो निकल चुका है, और उसके प्लस यहां से क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया सभी को, ये हो गया। फिर इसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, बता आदित्य, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, गलत, हाँ हाँ हाँ, रुक जाए एक मिनट, 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही है, और मैं किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो तू क्या कर रहा है, स्क्वायरिंग कर रहा है दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग कर दे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 16। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16। तो ये 2 अल्फा बीटा को क्यों छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 3 सा ये कितना हो जाएगा 6, 16 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा 10। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको मत छोड़ना ये वाला 2 अल्फा बीटा को, ठीक है। एक इंसिडेंट बताऊं या तो इससे रिलेटेड एक्चुअली एक एक वो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मोदी जी एक बार कनाडा गए थे, तो उन्होंने ना ये वाला इक्वेशन ये बोला था कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का जब एक्सपांशन होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। हाँ, तो वो जो 2ab है वो इंडिया और कनाडा है, तो उससे याद रखना। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला याद रखना, भूल मत जाना, नहीं तो गलत कर दोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, तो यहां पर डायरेक्टली हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 10, 9 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा 90, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसके ज्यादा क्वेश्चंस मार्क्ड नहीं है ना, अनसॉल्व में दिखेंगे वैसे बहुत सारे। पेज नंबर 39 में कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, डिवीजन तुम लोगों के में हट गया है ना, पेज नंबर 39 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 36 है, 37 भी डिलीटेड हो गया है ना इस बार। तो एक काम करो, पेज नंबर 39 ओपन करना और उसका क्वेश्चन 36 बनाना, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। और किसी का कुछ डाउट है पॉलिनोमियल चैप्टर में तो पूछ लो। पेज नंबर 39
और इसका करना है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। और आगे लिखा है फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स, के प्लस सिक्स एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k-1, 2 टाइम्स 2k-1। ओके, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसके स्टेटमेंट एक यूज किया है, हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब क्या बोल रहा है वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्लियर क्वेश्चन? ये पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये हर बार ट्रू नहीं होता, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिया है स्टेटमेंट। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। क्लियर? ए और ए तो यही कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस को एज इट इज रहने दो, बी की वैल्यू रख दो। तो बी की वैल्यू वो भी माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ ही बी की वैल्यू लेना। तो माइनस टाइम्स ऑफ के प्लस सिक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 और सी की वैल्यू, तो ये सी की वैल्यू है, ये पूरा एज इट इज पुट कर देना। तो ये है 2 टाइम्स 2k-1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा k+6 इज इक्वल्स टू 2k-1। -1 को इधर शिफ्ट करो, k को उधर शिफ्ट करो, तो 6+1 इज इक्वल्स टू 2k-k। सो यू विल गेट k इज इक्वल टू 7, ये आएगा आंसर। हाँ, ये वैसे ही ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन करना, पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉल्व करना। ये हो गया ना सबका? पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आ सकता है ऐसा लग रहा है, तो इसलिए देख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, ये आपको दिया हुआ है। और आपको फाइंड करने बोल रहा है, क्या फाइंड करने बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 3/2। ओके, जिनका हो गया ना ये क्वेश्चन, वो इस तरह के और क्वेश्चंस आगे बनाना, जो कि आपको नीचे दिख जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 22, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, जिनका ये हो गया और जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लो। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर हुआ है यहां तक? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। समझ गए? ए और ए यहीं कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -b/c, ये बचेगा। और वैल्यू रख दो अब -b/c की, तो माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, -3 अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 21। वंश का डाउट क्या है इसमें? हम्म, और किसी को? 22 बोला ना मैं, हाँ 22 बनाओ, चलो जल्दी 22 बना लो। 21 वो डिलीट हो गया है, रिमाइंडर वाला है ना, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्या कर रहे हो तुम लोग, बना क्यों नहीं रहे हो?
क्वेश्चन 22 में बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और यहां पर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक है, और आपको बोल रहा है ए की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखो या जैसे भी याद रखो, अप्लाई होगा। ठीक है, और वो जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ गए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वो चीज यहां पर पुट कर देना। तो ये जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू रखो, तो माइनस बी तो मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए है, और ए मतलब ये वाला कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का 1 है इज इक्वल टू 40। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो प्लस 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 40। ये 40 इधर जाएगा, 2a उधर जाएगा, 64 माइनस 40 24 इज इक्वल्स टू 2a। ए की वैल्यू 12 आई क्या, a is equals to 12। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन डायरेक्टली बना सकते हो मेरे ख्याल से। क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आदित्य बता दो क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 23। समीर क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्या फाइंड आउट करना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्या फाइंड करना है? कहाँ लिखा है? हाँ, पेज नंबर 38 ही है ना? क्या, मेरे को तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये फाइंड आउट करना है ना, अल्फा बीटा थोड़ी निकालना है। नहीं, उसको निकालने बिना वो करना है, इतने देर से क्या बता रहा हूं मैं। उसमें कॉमन निकाल लेंगे पहले, क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सीधे निकल जाएगी, क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, बताओ देख के, माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी मतलब माइनस 1 अपॉन 1 मतलब माइनस 1 आएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो भी माइनस 1 आएगी, सी बाय ए वो माइनस 1, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समीर क्लियर हुआ? हम्म। और कौन सा क्वेश्चन करें? हो गया, और क्या बचा है इसमें, बस एक ही टाइप के तो क्वेश्चन है। किसी के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो इसमें से, इससे रिलेटेड। कौन सा वाला? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था तब तो पूरा पढ़ाया था ना, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जिसमें बाय क्वाड्रेटिक के भी सॉल्यूशंस बताया था, वो सब अब तो डिलीट हो चुके हैं। दिखा एक बार। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अभी सैटरडे ही पढ़ रहा है ना, तो सैटरडे को 4 to 5 टेस्ट है ना, और उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर एक बार देखो तो। हाँ, एपी का आंसर शीट दे रहा हूँ अभी। इसमें कौन सा 15 बोल रहा है?
नहीं वो हट गया है वाला क्वेश्चन, डिलीट हो गया, वो डिविजिबल बाय दिस है ना, वो हट गया। हाँ, सैटरडे को इस वीक में जो हमने पढ़ा उसका टेस्ट होगा। हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े? रियल नंबर, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तीनों। लास्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूरा, हाँ ये कर सकते हैं। ये तो सब इसी टाइप का ही बनेगा, उसमें क्या है। हाँ उसको घर में प्रैक्टिस करना, इसका फोटो क्लिक करके भेज देना ग्रुप में, भेजना उसको। मेरे पास पता नहीं कहाँ गया, मैं बना के इधर उधर रख दिया उसको। क्या बोल रहा? सैटरडे को, सैटरडे को 4 टू 5 हमारा टेस्ट रहेगा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये 3 चैप्टर आएंगे। ठीक है, और एक केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा तीनों में से किसी एक चैप्टर में से। ठीक है, कौन सा? 30। हम्म, वैसे ये क्वेश्चन भी तुम्हारे काम का नहीं है, फिर भी देख लो इधर। m² + 17 mn -84 n² इज इक्वल टू 0, और सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा है। मतलब वो जो क्लास नाइन्थ में नहीं करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आइडेंटिटी लगा के, मतलब इसको हम अरेंज करेंगे a² + 2ab + b² के फॉर्म में, उस फॉर्म में, या अगर इस फॉर्म में नहीं हो रहा है, इस फॉर्म में तो वैसे नहीं होगा, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर -84 चाहिए। तो 17 को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि -84 आए। तो 84 के फैक्टर लेते जाते, क्या होता है, 42 × 2 ये होता है, इसमें नहीं आएगा। अगला कौन सा होगा, 2 × 2 × कितना हो जाएगा ये, 21, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 7, इसी में आ जा रहा है। हाँ इसी में आ जा रहा है, 21 × 4 इसी में आ जा रहा है। हाँ तो ये किस में स्प्लिट होगा, m² + 21 mn -4 mn -84 n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गया? अब ये वही फैक्टर बना और सॉल्व कर ले आगे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन चांस नहीं है इसका आने का। हम्म, ठीक है, एंड करते हैं फिर आज की क्लास।